जैन साथियों नमस्कार। आज जो है पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। क्या नाम है? भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, ये टॉपिक जो है ये क्लास 10th के एससीईआरटी का हिस्ट्री का टॉपिक है, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। आप बहुत बार अगर एनालाइज कीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो वहां पे आपको दिखेगा कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव तो भर भर के आते ही है, सब्जेक्टिव भी अकेले इसी चैप्टर से पूछ लिया है, 2 नंबर वाला और 4 नंबर वाला। खैर, तो राष्ट्रवाद शब्द है, भारत तो आपको पता है कि देश है। राष्ट्रवाद के बारे में हम जो है जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अगर आपके एससीईआरटी के हिसाब से समझें तो यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय चेतना का उदय। क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय चेतना का उदय। राष्ट्रीय चेतना का उदय। ठीक है, आखिर मतलब क्या है राष्ट्रवाद का? अगर हम आसान शब्दों में समझे तो आसान शब्दों में हम कह सकते हैं राष्ट्र के प्रति प्रेम। राष्ट्र या देश के प्रति प्रेम जो है वही क्या है? देश के प्रति प्रेम ही क्या है? तो राष्ट्रवाद है। ठीक है, हर कोई व्यक्ति जिसको अपने देश के प्रति प्रेम है, उस व्यक्ति में राष्ट्रवाद की भावना है। साथियों, आपको भी पता है कि अंग्रेज भारत में आए तो पहले आए थे क्या बन करके? एक व्यापारी के रूप में आए थे कि हमें व्यापार करने दो, और फिर धीरे धीरे अपना पैर पसारना शुरू कर दिए थे। 2 युद्ध प्रमुख है, थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूं ताकि आपको यहां से चीजें और अच्छे से समझ में आए। पहला अगर हम बात करें तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, और दूसरा जो है युद्ध होता है 1764 ईस्वी में, यह होता है बक्सर का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर जो है, बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, और बक्सर के युद्ध के बाद जो है भारत के लगभग 80 से 85% हिस्सा पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है, यानी कि उसको खुला व्यापार करने की छूट मिल जाती है। तो जब व्यापार करना शुरू करते हैं धीरे धीरे, तो व्यापार ही नहीं कर रहे होते हैं, वो भारत को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से और राजनीतिक रूप से प्रभावित कर रहे होते हैं। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक जो है भारत में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी, कोई ऐसा शक्ति नहीं था जो कि भारत के लोगों को एक साथ बांध करके रखे। छोटे छोटे राज्यों में भारत जो है, ये अगर भारत है तो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थे, सब आपस में लड़ते रहते थे। अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाया और भारत के क्या बन बैठे? शासक बन बैठे। तो शासक जब बना तो उन्होंने देख लिया कि यहाँ के लोगों में एकता है ही नहीं, तो हमको जो मन होगा हम अपने हिसाब से करेंगे। करना वही शुरू किया, लेकिन जब करना शुरू किया तो फिर लोगों में धीरे 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 करके क्या हुआ? राष्ट्रवाद की भावना आने लगी। कैसे आने लगी उसके कारण है, उसको हम अभी चर्चा करेंगे। अभी आप ये समझिए कि राष्ट्रवाद की भावना लोगों में पनपने लगी। लोगों को लग रहा था कि ये अंग्रेज जो है सभी तरह से हमें परेशान कर रहे हैं, सभी वर्गों को परेशान कर रहे हैं, सभी वर्गों का शोषण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नए नए नियम ला रहे हैं, भारतीयों को पूरे तरह से बांधने का काम कर रहे हैं, भारतीयों के अधिकार को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा ही देश है और हमें ही सभी तरह से रोका जा रहा है, चाहे वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हो। समाज में हे दृष्टि से देखना शुरू कर दिया, बहुत सारी बातें। जब ये सभी चीज देखा तो इसका एक छोटा सा झलक आपको 1857 की क्रांति के रूप में देखने को भी मिलता है। कौन सा? 1857 की क्रांति के रूप में देखने को मिलता है। भारत में राष्ट्रवाद का जो था, राष्ट्रवाद का उदय जो है कैसे हुआ था, थोड़ा सा झलक मिलता है। हालांकि ये पूर्णतः सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन लोगों में राष्ट्रवाद को भावना धीरे धीरे अब जागृत हो रहा था, जो अंग्रेज भारतीयों के साथ कर रहे थे। ठीक है, तो अब जो है चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो है भारत में जो है राष्ट्रवाद के उदय के कौन कौन से कारण थे। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के जो है कौन कौन से कारण थे, हम जो है इसको देखते हैं। तो देखिए,
भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। अब कौन कौन से कारण है भैया? तो 3-4 कारण है, उसको हम लोग देखते हैं कौन कौन से कारण है। सबसे पहले हम बात करेंगे भैया राजनीतिक कारण का। कौन सा? तो राजनीतिक कारण। कौन सा कारण? राजनीतिक कारण। ठीक है। दूसरा हम क्या देखेंगे? दूसरा हम लोग देखेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के बाद हम लोग देखेंगे धार्मिक कारण। क्या सब देखेंगे? तो ये 3-4 कारण है, धार्मिक कारण, और लास्ट में हम लोग देखेंगे सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, ठीक ना? सामाजिक कारण। ये प्रमुख 4 कारण हैं जिसको कि हम आज के वीडियो में प्रयास करेंगे पूरा अंत तक समझे। तो देखिए होता क्या है कि जब 1857 की क्रांति होती है, चलिए इसको जो है हम अगले पेज में ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो 1 नंबर में जो है हमारा क्या है? 1 नंबर में नंबर क में क्या है? राजनीतिक कारण। ठीक है, राजनीतिक कारण। ठीक है, राजनीतिक कारण जो है ये 1 नंबर में है। ठीक है, चलिए तो देखिए होता क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा कि वर्ष जो है होता है ये है कि वर्ष जो है 1857 की जब क्रांति होती है, तो 1857 के क्रांति के बाद यानी कि 1857 तक भारत में कंपनी का शासन चल रहा होता है। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। आपको भी पता है ईस्ट इंडिया कंपनी का था। लेकिन जब 1857 की क्रांति होती है उसके बाद भारत रेगुलेटिंग एक्ट लाता है, यानी कि नियम लाया जाता है, 1858 अधिनियम आता है, और इसके तहत जो है अब ये कहा जाता है कि भारत में जो है भारत में कंपनी का शासन अब नहीं रहेगा। अब जो है किसका शासन हो जाएगा? क्राउन का शासन हो जाएगा। कहने का मतलब कि भारत के सभी देशी रियासत, भारत के सभी देशी रियासत जो है, सभी देशी रियासत वो अब किसके अधीन हो गए? तो वो जो है देशी रियासत, वो रियासत जो है वो अंग्रेज के अधीन हो गए। रियासत जो है अंग्रेजों के अधीन हो गए, यानी कि ब्रिटिश के अधीन हो गए, अंग्रेजों के अधीन हो गए। ठीक है, ये बात कहा गया। तो लोगों में और भी आक्रोश की भावना जगी कि भैया ये क्या हो गया, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। इतना बात कहा और फिर धीरे 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 जो है अंग्रेज ने अपना नियम कानून लगाना शुरू कर दिया, जिसका सबसे पहला एग्जाम्पल बन करके आया 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? देखिए राजनीतिक कारण में क्या क्या हो रहा है इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हुआ बात। तो 1878 में की लाया गया, तो 1878 में लाया गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अब क्या कहा गया इसके बारे में, इसको ध्यान से समझिए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को ला करके पूरा प्रेस सिस्टम पे जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन होता था, न्यूज़पेपर का संपादन होता था, उस पर रोक लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। क्या कह दिया कि अब पेपर नहीं छपेगा? नहीं, कहा यह गया 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में कि जो भी देसी भाषा में अखबार छपता था, देसी भाषा में, ठीक है, देसी भाषा में छपता था या फिर जो हिंदी भाषा में छपता था, इसको कहा गया कि आप जो है बिना परमिशन का, बिना हमको दिखाए कि आप क्या छाप रहे हैं, आप नहीं छाप सकते। यही था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसके कारण भारतीय प्रेस का गला घोटा गया। अब समझ लीजिए कि सब कुछ हमारा है और कह रहा है अंग्रेजवाई चोट्टा कि आप जो है पेपरों नहीं अपने मन से छाप सकते हैं, जो हम कहेंगे वही छापना है।
तो इंग्लिश वाला पे कोई प्रतिबंध नहीं था। अब रीजन भी समझिए, उस समय कितना ही लोग इंग्लिश पढ़ लेते थे। हिंदी तो चलिए पढ़ियो लेता था, गांव मोहल्ला में एगो दूगो होगा पढ़ के सबको बता देगा। इंग्लिश कितना ही लोग पढ़ लेता था। तो कहा नहीं इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, जकरा जे छापना है छापो, लेकिन दिक्कत है कहाँ, हिंदी में। हिंदी में जो मन होगा वो नहीं छाप सकता है, या जैसे देसी में बंगला हो गया, ये सभी चीजें हो गया, ठीक है। देसी भाषा में चाहे बंगला हो गया या मराठी हो गया, इस सब में आप जो है नहीं छाप सकते हैं। तो भारतीय प्रेस को गला घोटने का प्रयास किया गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला करके। और याद रखिएगा ये आपके बार बार एग्जाम में पूछेगा, लॉर्ड लिटन जो है ये लाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। एक पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका, जैसे ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया रातों रात उसने क्या किया, अपना नाम बदल दिया। नाम बदल दिया कौन सा, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, यहां से याद रख लीजिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण अमृत बाजार पत्रिका ने अपना नाम बदल दिया, मतलब कि वो अपना भाषा बदल दिया, ऐसा इसका कहने का मतलब था। 1878 देख लीजिए, पहला कारण हो गया 1878 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया, कह दिया कि आप अपने हिसाब से पेपरों नहीं छाप सकते हैं। अगला पॉइंट 1869 में आया आर्म्स एक्ट, सॉरी माफ कीजिएगा 1879 79, आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट में यह कहा गया कि भारतीय जो है अपने सेफ्टी के लिए हथियार नहीं रख सकते हैं। क्या कहा गया, हथियार नहीं रख सकता है, भारतीय हथियार नहीं रख सकता है। ले भैया, मतलब हमारा देश है और हम अपनी सुरक्षा खुद भी नहीं कर सकते हैं। 1879 में आर्म्स एक्ट लाया गया और कहा गया कि भारतीय अपना सुरक्षा भी नहीं कर सकता है, तुम हथियारों नहीं रख सकता है, जाओ देखते जाइए। उसके बाद 1879 के बाद 1883 में आया इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल में क्या कहा, इल्बर्ट बिल में कहा पहले क्या था कि जो मुकादमे थे यूरोपीय के मुकादमे, वो सिर्फ यूरोपीय न्यायाधीश ही सुन सकते थे, लेकिन अब क्या कहा कि भारतीय न्यायाधीश भी सुन सकते हैं। भारतीय जो वकील थे, सॉरी न्यायाधीश थे, वो भी जो है यूरोपियों का मुकाबला सुन सकते थे। तो इल्बर्ट बिल तो बढ़िया था, सोच समझ के लाया गया। और अंग्रेजों ने, जो यूरोपीय लोग थे, उन्होंने इसका क्या किया, विरोध किया। हालांकि इल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा। भारतीय ने सोचा कि जब भारतीय जज है, भारतीय वकील है, भारतीय न्यायाधीश है, तो ये काहे नहीं ससुरा मुकदमा सुन सकता है यूरोपीय का। यूरोपीय का अपने सुनता था, अपने हिसाब से सजा दे देता था। तो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना एकदम से पनपी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। पहले कह दिया कि तुम पत्रिका अपने हिसाब से नहीं छाप सकता है, फिर कह दिया कि तुम बंदूक हथियार नहीं रख सकता है अपने सुरक्षा के लिए, अब तुम जो है कह रहा है कि नहीं हम अपने हिसाब से मुकदमा सुनेंगे, हम अपने हिसाब से सजा सुनाएंगे। देखते जाइए। अगला जो है 1883 के बाद फिर जो है अगला जो है आता है 1899 का कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम। कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम में क्या किया, कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम में देखिए, सुनते जाइए, कह दिया कि जो गैर निर्वाचित है, कॉर्पोरेशन अधिनियम आया और एकरा में कहा कि जो निर्वाचित सदस्य है, जो निर्वाचित सदस्य है उसको जो है क्या करेंगे, उसकी संख्या में हम क्या करेंगे, कमी लाएंगे, संख्या कम करेंगे। ले उल्टे काम हो गया। कह रहा है कि जो गैर निर्वाचित है, जो नहीं चुना हुआ है, गैर निर्वाचित है, उसको क्या करेंगे, तो उसको जो है बढ़ाएंगे, गैर निर्वाचित की संख्या बढ़ाएंगे, संख्या क्या करेगा, तो बढ़ेगा। ठीक है। तो ये कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम कब लाया गया, 1899 में। और इसके तहत कहा गया कि निर्वाचित जो सदस्य है, जो कलकत्ता नगर निगम में, जो कलकत्ता नगर निगम में निर्वाचित सदस्य जो है उसकी संख्या में हम क्या करेंगे, कमी लाएंगे, और गैर निर्वाचित की संख्या को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। मतलब आप देख लीजिए राजनीतिक कारण को किस तरह से जो है अंग्रेज जो है भारतीयों पे अपना अधिकार जो है इस तरह से कर रहा था, हर एक चीज को कंट्रोल कर रहा था। अभी तो खाली राजनीति के कारण है। 1905 में आया बंगाल विभाजन। ले
आपको पता है कि लॉर्ड कर्जन के समय में आया था और लॉर्ड कर्जन का सबसे विवादित कार्य रहा था ये बंगाल विभाजन। कहा कि बंगाल जो है ना, अभी का वर्तमान में बिहार, बंगाल, उड़ीसा मिला दीजिएगा, उस समय बंगाल अकेले हुआ करता था। तो ये कहा बताया कि नहीं समझे, इतना बड़ा क्षेत्रफल है ना, एकरा में प्रशासनिक दृष्टिकोण से सही से जो है ना शासन नहीं हो पा रहा है। सॉरी, तो एकरा हम क्या करते हैं, बांट देते हैं, तब शासन सही तरीके से चलेगा। लेकिन भारतीय इसकी चाल समझ नहीं पाए। मेन तो इसको हिंदू मुस्लिम बहुत अच्छे से इस क्षेत्र में रहते थे, इसको मेन मकसद था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। बंगाल विभाजन 1905 में लाया गया, काफी तगड़े लेवल पे विरोध हुआ इसका। आप देखते जाइए, मतलब आप नीचता का जितना हद होता है सब अंग्रेजवन धीरे धीरे पार करने लगे। उसके बाद हालांकि 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। इस तरह से आप देखिएगा तो बहुत सारे कारण हैं। राजनीतिक कारण में आपने देखा कि काफी अंग्रेजों के द्वारा जो है भारतीयों को क्या किया गया, तो रोकने का प्रयास किया गया हर दृष्टिकोण से, बहुत सारे कानून को ला करके, और भी इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं। अब चलिए राजनीतिक कारण के बाद जो है अब हम कौन सा पढ़ते हैं, तो अब जो है हम सामाजिक कारण पे पढ़ते हैं। अब जो है हम पढ़ते हैं सामाजिक कारण। कौन सा? सामाजिक कारण नंबर 2 में, सामाजिक कारण। अब देखिए सामाजिक कारण क्या था, तो जो भारतीय लोग थे अंग्रेज उसको है दृष्टि से देखते थे, नीचा दृष्टि से देखते थे। कहीं पर भी होटल में जाइए, स्कूल में जाइए, स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल में, कॉलेज में, होटल में, कहीं पर भी जो है भारतीयों को नीचा दृष्टि से दिखाता था, कहता था ये लोग किसी काम के नहीं, ये लोग बेकार है। इस तरह से अंग्रेजों के द्वारा भारत के लोगों को सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। ट्रेन में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती थी, बस में एक साथ बैठने की अनुमति नहीं दी जाती थी, और जितना भी प्रशासनिक पद था, प्रशासनिक जो पद था प्रशासनिक, उस पे सभी की अंग्रेज ऑफिसर थे, सभी जो है अंग्रेज सब थे, अंग्रेज थे। और इस समय परीक्षा होती थी क्या कर, आईसीएस की परीक्षा किसकी होती थी, आईसीएस की, जो कि कहां पे होती थी, तो इंग्लैंड में होती थी। इंग्लैंड में बहुत मुश्किल से भारतीयों का इस परीक्षा में पहुंचना था, बहुत मुश्किल से पहुंच पाते थे। अगर कोई व्यक्ति पहुंच भी जाते थे, क्योंकि प्रशासनिक में सारे अंग्रेज के अधिकारी थे, अगर भारतीय घुस जाता तो भारतीय भी फिर अपने हिसाब से करने लगता, भारतीयों के लिए करने लगता। तो इसीलिए ये सब हे दृष्टि से देखता था, किसी काम के नहीं हो, पढ़े लिखे नहीं हो, अनपढ़ हो, गवार हो, जाहिल हो, ऐसा अंग्रेजों का मानसिकता था भारतीयों के प्रति, भारतीय समाज के प्रति, भारत के लोगों के प्रति। इंग्लैंड में होती थी आईसीएस की परीक्षा, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत जगह पूछा हुआ है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ये आईसीएस बनने वाले पहले व्यक्ति थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है बनर्जी ये पहले व्यक्ति थे जो कि आईसीएस परीक्षा पास किए और बने। इनको भी पदच्युत करने का प्रयास करने का काम किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, कि नहीं तुमको भी जो है नहीं बनने देंगे, लेकिन बन गए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भारत के पहले आईसीएस। तो अब देख लीजिए कि सामाजिक रूप से भी अंग्रेज प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था, आर्थिक रूप से। अब हम चर्चा करते हैं किस पे, आर्थिक रूप पे अब हम चर्चा करते हैं। आर्थिक कारण, तो देखिए आर्थिक कारण में, आर्थिक का मतलब कि अर्थव्यवस्था, पैसा रुपया टका। भारत की अर्थव्यवस्था कथी पर चल रहा था उस समय, कृषि पर। लगान देते थे, टैक्स देते थे। अंग्रेजों के द्वारा मनमाना टैक्स किसान से लिया जाने लगा, जितना मन होता था उतना, कोई सीमा निर्धारण नहीं, कुछ नहीं। तो आर्थिक कारण में जो है किसान हो गया,
मजदूर हो गया, मजदूर हो गया, खेतिहर हो गया, खेतिहर हो गया, किसान मजदूर खेतिहर सभी लोग परेशान थे। किसानों से टैक्स लिया जाता था, तगड़े लेवल पे राजस्व की वसूली की जाती थी, बहुत जो मन होता था वही टैक्स लगाया जाता था। अंग्रेज भी काफी परेशान थे, पैदावार हो कि न हो ओकरा से कोई मतलब नहीं है। जो छोटे छोटे लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, उनको नष्ट किया गया। भारत में जो चीज बनता था, जो चीज भारत में बनता था ओकरा पे कहा कि टैक्स जो है तुमको बेसी लगेगा, बेसी पैसा लगेगा। तो जो चीज महंगा, टैक्स बेसी लगेगा मतलब चीज महंगा हो गया, महंगा हो गया तो खरीदबे नहीं करेगा लोग, वो बिकबे नहीं करेगा। तो जो चीज भारत में बनता था वो बिके नहीं रहा था। इंग्लैंड से जो चीज बन के आता था उस पर कोई टैक्स नहीं था, एकदम खुला छूट था, जितना में बेचना है, जैसे बेचना है बेचो। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज जो है भारतीयों को आर्थिक रूप से भी प्रयास किए थे कि हम तोड़े। तो अब जो है तीन कारण को देखे, पहला राजनीतिक, दूसरा सामाजिक और तीसरा आर्थिक। अब आपको ये चीज समझ में जरूर आ रहा होगा कि अंग्रेज जो है किस हद तक निजता पे उतरे हुए थे, नीचता पे उतरे हुए थे और भारतीयों को जो है वो परेशान कर रहे थे। आखिर क्यों नहीं भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगेगी? यही सब कारण रहा कि धीरे 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 लोग संगठित होना शुरू हुए और भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी। इसके अलावा जो एक और कारण है, एक धार्मिक कारण, हम देखिए धार्मिक कारण में जो भारत के लोग थे, जो भारत के लोग कौन कौन थे? राजा राम मोहन राय का नाम आता है, राजा राम मोहन राय का नाम आता है, राजा राम मोहन राय, नाम बहुत सारा है, मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आता है, विद्यासागर का नाम आता है। बहुत सारे थे जिन्होंने धार्मिक कार्य करना शुरू किया, जो धार्मिक कुरीति थी उसको हटाना शुरू किया। तो लोगों को भी लगा कि अब कुछ अच्छा काम हो रहा है, इससे भी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपा। इसके अलावा जो यूरोपीय राइटर थे जैसे मैक्स मुलर, कार्ल मार्क्स, इन लोगों ने भी क्या किया कि जो भारतीय धर्म ग्रंथ थे, जो भारत के धार्मिक ग्रंथ थे, धार्मिक ग्रंथ थे, इनको क्या किया? तो इनको जो है अनुवाद किया, अनुवाद किया, अनुवाद किया अंग्रेजी में, अंग्रेजी में अनुवाद किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो यह जो है देश विदेश में लोग जो है इसको पढ़ने लगे, भारत के बारे में जानने लगे। यह भी एक कारण रहा कि भारत के लोगों में कि अब जो है विदेशी भी हमारे लिए लिख रहे हैं, हमारे धर्म ग्रंथों का प्रचार कर रहे हैं। तो भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी। इसके अलावा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, जब ये सब लोग जब लिखना शुरू किए तो भारतीयों को भी पता चलने लगा कि विदेश में किस तरह से, क्योंकि अमेरिका में भी अंग्रेजों का ही कब्जा था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम क्लास 9th में है आपको पढ़ने के लिए। तो वहां से भी ये जो है अंग्रेज भगा दिए गए। तो ये सब कहीं ना कहीं प्रेरणा मिला और भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपी। धीरे धीरे सारी चीजें हो रही थी और फिर बात आ जाती है 1885 में, और 1885 तक पहुंचते पहुंचते यहाँ पे हो जाता है INC की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है A.O. ह्यूम के द्वारा। A.O. ह्यूम जो है वो क्या होते हैं? रिटायर्ड ब्रिटिश एक अंग्रेज अधिकारी होते हैं। इसकी स्थापना करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। प्रथम अधिवेशन होता है, 72 लोग भाग लेते हैं। होना रहता है अधिवेशन कहाँ पे? तो ये होना रहता है पूना में, पूना में। लेकिन प्लेग फैल जाता है, प्लेग फैलने के कारण ये कहाँ पे होता है? प्लेग फैल जाता है पूना में, प्लेग फैल जाता है। तो ये जो है प्रथम अधिवेशन कहाँ पे होता है? मुंबई में होता है, मुंबई में। मुंबई में कहा? गोकुल तेजपाल गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में, ठीक है, जिसमें सबसे अधिक जो है मुंबई प्रांत के लोग इसमें भाग लेते हैं। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है
धीरे धीरे लोग जुड़ने लगते हैं और फिर जा करके सब लोग इकट्ठा होते हैं, फिर महात्मा गांधी की एंट्री होती है और बहुत सारा आंदोलन है, काफी बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर है, डिटेल में बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर वीडियो कैसा लगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।